अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर इकराम आपको खुशामदीद कहता हूँ द हेल्थ शो में। नाज़रीन, सर्जरी इलाज का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हम सब में बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है। देखा जाए तो ये खौफ मेरे ख़्याल से हमारे जो माजी के एक्सपीरियंसेस थे या जो तजुर्बात थे उनकी बुनियाद पर डेवलप हुआ है। और अगर आप ये कहें कि सर्जरी बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है तो ऐसा नहीं है। सर्जरी के साथ अपने कुछ ख़तरे वाबस्ता हैं। लेकिन अगर आप आज से 8-10 साल पहले की बात करें तो तब के मुकाबले में आज की सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ़ हो चुकी है। इसी तरह से बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी या एक ऐसी मुकम्मल ज़िंदगी जिसके अंदर कोई माजूरी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी की बुनियाद पर गुजार रहे हैं। कभी कभी इस सर्जरीज़ की ज़रूरत बच्चों में भी पड़ जाती हैं और वालिदैन के लिए ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि वो ये फ़ैसला करें कि आया बच्चे में सर्जरी करवाई जाए या ना करवाई जाए। आज हम बात करेंगे इसी मखसूस एज ग्रुप के मुताल्लिक़, यानी बच्चों में किन वजूहात की बिना पर सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह की सर्जरीज़ तजवीज़ की जाती हैं और उनमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यही हमारा आज का मौजू है। इस पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शब्बीर हुसैन, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम कैसे हैं आप? वालेकुम। शुक्र खुदा का। डॉक्टर साहब, जैसे हर बीमारी के अंदर हम देखते हैं कि बच्चों के डॉक्टर्स अलग होते हैं, या आम बीमारियों की बात की जाए तो बच्चा अगर बीमार हो तो हम उसको बड़ों के डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को तलाश किया जाता है। इसी तरह से अगर बात की जाए सर्जरी की, तो सर्जरी में भी क्या सर्जन्स और ख़ासकर स्पेशलाइज्ड सर्जन्स जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स वगैरह मुख्तलिफ सब स्पेशलिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, उनके सर्जन्स भी बच्चों के मामले में अलग होते हैं? देखिए, वो इसी तरह से बात हो गई जैसे किसी भी प्रोफेशन में एक जनरल कोई भी टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट होता है जी जो सब कुछ कर रहा होता है। देन फिर सर्टेन एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आइदर उस फील्ड की अपनी रिक्वायरमेंट, उसकी अपनी डेलिकेसीज़ जो हैं वो एक आम आदमी के लिए करना उसी क्वालिटी का मुमकिन नहीं होता है। इसी तरह से हेल्थ के शोबे में भी स्पेशलाइजेशन डेवलप हुई, और स्पेशलाइजेशन दो तरह से डेवलप होती है। एक, बॉडी के डिफरेंट हिस्सों के अपने स्पेशल होते हैं जी। देन डिफरेंट एज ग्रुप के अपने स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इस बच्चों में जो बीमारियां होती हैं, बच्चों की जो अपनी फिजियोलॉजी होती है, अपनी नीड्स होती हैं, दोनों फिज़िकल नीड्स और इमोशनल नीड्स, ये एक एडल्ट से डिफरेंट होती है। जी। उनकी जो बॉडी एडल्ट बॉडी से डिफरेंट होती है, उनको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है। इसलिए पिछले पीडियाट्रिक सर्जरी एक्चुअली निस्बतन नई स्पेशलिटी है। ये पिछले 50 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जी। जब बेबी बूम ईरा था, उस वक्त ये स्पेशलिटी वेस्ट में डेवलप हुई, और हमारी कंट्री में इनफैक्ट इसकी और ज़्यादा नई स्पेशलिटी है। लास्ट 20-25 साल में यानी वहाँ बच्चों से के यहाँ आते हुए वक्त आते लगा। आते, ठीक है ना, कि जी। बेबी बूम ईरा में वेस्ट में शुरू हुई। हमारे पास प्रॉब्ली 60s 70s के बाद स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक सर्जन्स आए, और ग्रेजुअली एडल्ट सर्जन से शिफ्ट हुआ पीडियाट्रिक केयर पीडियाट्रिक सर्जन्स के पास। फिर पिछले 10 साल में इवन पीडियाट्रिक सर्जरी में भी सब स्पेशलाइजेशन डेवलप हुई। जैसे एक पीडियाट्रिक सर्जन सारे जिस्म के हिस्सों की सर्जरी नहीं करता है, उसमें भी हर एक अपनी अपनी एक फील्ड डेवलप कर लेता है। जैसे ऑर्थोपेडिक वे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हुए, जी। इसी तरह से किडनी ब्लैडर वगैरह के लिए पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट डेवलप हुए, और बाकी भी पीडियाट्रिक सर्जरी में भी सब स्पेशलाइजेशन हल्के हल्के डेवलप हो रही है, जो हो अगले 10-15 साल में और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से एक इंसान या एक डॉक्टर एक पर्टिकुलर फील्ड में महारत डेवलप कर लेता है ताकि वो उस फील्ड के प्रॉब्लम को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे सके। अच्छा डॉक्टर साहब, बचपना देखा जाए तो एक बड़ी ब्रॉड टर्म है।
कहते हैं कि इंसान जब तक बालिग नहीं होता तब तक बचपना ही चल रहा होता है। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ एजेस, जैसे एक बिल्कुल नौज़ायदा बच्चा है, फिर उससे बड़ा आप देख लें, फिर एक वक्त आता है जब वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात की जाती है, फिर उससे बड़े। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ एजेस में बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी बिना पर सर्जरी की ज़रूरत पेश आती है, वो मुख्तलिफ़ होती हैं। हाँ, अगर आप देखें ना, इसमें हम दो ब्रॉड एजेस ले लें। एक तो हो गए न्यूबॉर्न बेबीज़, वो पैदा होते हैं कुदरती तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो वो एक बिग कैटेगरी प्रॉब्लम्स का हो जाता है, जब न्यूबॉर्न बच्चा पैदा हुआ प्रॉब्लम्स के साथ, किसी डिफ़ेक्ट वगैरह किसी के साथ। डिफेक्ट के साथ। बाज़ दफ़ा वो डिफेक्ट एक्सटर्नली बैरूनी तौर पे ऑब्वियस होता है, बाज़ दफ़ा बैरूनी तौर पे ऑब्वियस नज़र नहीं नहीं आ रहा होता है। होता। बाज़ दफ़ा उसकी अलामात न्यूबॉर्न एज में ही डेवलप होती हैं, बाज़ दफ़ा कुछ महीनों इवन कुछ साल के बाद डेवलप होती हैं। तो ये एक बिग कैटेगरी हो गई जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल डिफेक्ट्स। जी। और अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है कि इंसान एक सिंगल सेल से पैदा होता है, सिंगल सेल से एक कॉम्प्लेक्स न्यूबॉर्न बेबी डेवलप होता है। और मुख्तलिफ़ मरहलों में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स की वजह से ऑन एवरेज इट मे बी एस्टॉनिशिंग कि 100 में से 3 बच्चों में छोटा या बड़ा नुक्स होता है जिससे पैदा होते हैं, छोटा या जी। बड़ा नुक्स। अमूमन वो नुक्स ऐसा होता है जो ज़िंदगी में इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन ऑन एवरेज 1 in 1000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें उस नुक्स के लेवल इस किस्म का होता है कि हमें इंटरवीन करना पड़ता है, वरना बच्चे की जान को ख़तरा वरना होता बच्चे की नॉर्मल हेल्थ को, जान को ख़तरा हो सकता है। है। जी। ये तो एक बिग कैटेगरी हो गई। दूसरी फिर कैटेगरी जो ओल्डर चिल्ड्रन में डिजीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर डिजीज़ होती हैं जैसे एडल्ट्स में होती हैं, जैसे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया, जी। ठीक है, और इसी किस्म के प्रॉब्लम्स हो गए जो एडल्ट टाइप के ही प्रॉब्लम्स उन एज ग्रुप में होता है। थर्ड कैटेगरी जो होती है जो बहुत अहम है बच्चों में, जैसे हम सबको एहसास है बच्चे अच्छा बुरा नहीं पहचान कर सकते, जी। डेंजर्स को परसीव नहीं कर सकते। तो बच्चों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स जो वेस्ट ने काफ़ी हद तक ओवरकम किया, हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो है एक्सीडेंटल इंजरीज। और ये भी एक मेजर चंक होता है सर्जिकल एडमिशन्स की वजूहात का। इनफैक्ट किसी भी पीडियाट्रिक सर्जिकल यूनिट में तकरीबन 1/3 बच्चे जो एडमिट होते हैं वो इन्हीं प्रिवेंटेबल एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं। तो ये 3 मेजर चंक्स सर्जरी के होते हैं, जिसमें ये तीसरी वजह ऐसी है जिस पर काबू पाया जा सकता है। जिसमें अगर पेरेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट की जाए और छोटी मोटी जो घर में जो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे गलतियां करते हैं, अगर उसको अवॉइड किया जाए तो बच्चे एक मेजर मसलों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से कभी कभी मैं एक चीज़ देखता हूँ कि सर्जरी की जब बात आती है तो डॉक्टर्स या मौलिद जो भी होता है, कभी कभी वो वक्त देता है वालिदैन को, यानी अगले 3 महीने में, 4 महीने में, हफ्ते भर में ये सर्जरी बच्चे की ज़रूरत है, ये बताया जाता है। और कभी कभी ये वक्त नहीं दिया जाता कि अब आप हॉस्पिटल आ गए हैं तो ये सर्जरी करवाइएगा और उसके बाद जाइएगा, जो कि वालिदैन के लिए काफ़ी मुश्किल मरहला होता है कि उस वक्त उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, क्या इस तरह से भी सर्जरीज़ की कैटेगराइजेशन है कोई? हाँ देखें, जो भी एक बच्चा सर्जिकल प्रॉब्लम से हॉस्पिटल में आता है या आउट पेशेंट क्लिनिक में आता है, जी। आइदर वो किसी इमरजेंसी प्रॉब्लम की वजह से आता है कि ये अलामात पिछले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में डेवलप हुई, और वो बीमारी की नौइयत ऐसी होती है जिसको अगर टाइमली इंटरवीन न किया जाए तो वो प्रोग्रेस करती है और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। जी। सिंपल मैं एग्जांपल दूंगा, कोई बच्चा पेट के दर्द से आता है, ठीक है, और बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है पेट के दर्द में, ख़ास तौर पे
जो 5-6 महीने 10 महीने के बच्चों में कि एक आंत दूसरे आंत के अंदर चली जाती है, जिसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं जी। और बच्चों को वक्तन फ़वक्तन शदीद दर्द होता है पेट में, उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है और बाज़ दफ़ा पॉटी में ब्लड आ रहा होता है। अब ये ऐसी चीज़ है जो कि हम शायद कुछ लम्हे भी डिले ना कर सकें। हमें फ़ौरन बच्चे को एडमिट करके उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करके कोशिश हमारी ये होती है कि पहले नॉन सर्जिकल वे से उनको ट्रीट किया जाए, रेडियोलॉजी से या और डिफरेंट तरीक़ों से। लेकिन अगर उससे मसला हल नहीं होता तो हमें इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पेश आती है, जहाँ हम कुछ लम्हों का भी इंतज़ार नहीं कर सकते, चाहे मिडल ऑफ द नाइट हो। फिर एक्यूट प्रॉब्लम में कुछ इस किस्म के आते हैं जैसे अपेंडिक्स हुई, अर्ली अपेंडिसाइटिस है। उस सूरत में हम शायद कुछ लम्हों कुछ घंटों का इंतज़ार कर सकें, लेकिन दिनों का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो रिलेटिवली लेस एक्यूट होते हैं जी, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी इसको जल्द से जल्द करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमरजेंसी में करना है। जैसे एक छोटे बच्चे में हर्निया का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, क्योंकि डेंजर ये होता है कि हर्निया कभी भी फंस सकता है और अगर फंस जाता है तो एक छोटा प्रॉब्लम एक मेजर कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आ जाता है। जी, उस सूरत में हम ये कहते हैं भाई आप पर्टिकुलरली अगर बहुत छोटा बच्चा है तो अब अगले 1-2 हफ्ते में, और लॉजिस्टिक्स अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप करवा लीजिए। फिर कुछ डिफॉर्मिटीज़ ऐसी होती है जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा कॉस्मेटिक होती है। उस सूरत में हमारी कोशिश होती है कि बच्चा थोड़ा सा ग्रो हो जाए, मे बी 6 मंथ्स 9 मंथ्स ईयर, जी, उसका हम ये कहते हैं कि जी इस उम्र पे हम इसको ऑपरेट करें। लेकिन हमारी कोशिश अगेन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स में ये होती है कि जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिटीज़ है, जो ऐसी डिफॉर्मिटीज़ जो एक दूसरे आदमी को बच्चे में नज़र आए, उनको बाय फर्स्ट बर्थ डे ख़त्म कर दिया जाए ताकि उसका लॉन्ग टर्म बच्चे पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये मल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें आई थिंक स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम मुश्किल होता है, लेकिन चंद प्रॉब्लम्स में डिज़ीज़ प्रोग्रेशन इतना क्विक नहीं होता है कि हमें फ़ौरन अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़े। उस सूरत में हम यही कहते हैं भाई हमें इस दौरान में कर लीजिए। और फिर वो बीमारी की नौइयत को बीमारी देखते की हुए नौइयत वक्त डिफरेंट तजवीज़ होती किया। है। अमूमन अगर वेट एंड सी की पॉलिसी उस सूरत में होती है जहाँ पे हमें ये हो सकता है नेचुरल कोर्स इस डिज़ीज़ का ऐसा हो कि ख़ुद ब खुद वो ठीक हो जाए। जैसे बाज़ बच्चे पैदा होते हैं जिनमें एक टेस्टिस डिसेंडेड नहीं होती है, ठीक है, चांस होता है कि फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स में हो सकता है खुद ही डिसेंड हो जाए। तो उस सूरत में हमारा एडवाइस यही होती है कि नहीं, वेट करें। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर पीडियाट्रिक सर्जरी के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।